हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो चैप्टर में हमने विलेन चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे ये महत्वपूर्ण है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विलेन का वह गुण, विलेन के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलेन के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते, विलेय की प्रकृति पे नहीं, विलेय के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। विलेन के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें कहते हैं हम। ये कौन कौन से गुण हैं? ये है तुम्हारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन, जिसे कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा अणुसंख्य गुण है जो है तुम्हारा विलेन का परासरण दाब, जिसे कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो चार गुण हैं जो विलेन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, जिनसे 12th का जो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सभी बोर्ड में इनसे चारों से कोई ना कोई न्यूमेरिकल अवश्य आना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इन सभी अणुसंख्य गुणों को अच्छे से पढ़ना है। रोजाना एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ो। मैं भी छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा कम से कम समय में, और हर एक अणुसंख्य गुण को हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अणुसंख्य गुण। कौन सा? पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आइए शुरू करते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अणुसंख्य गुण का, विलेन का जो अणुसंख्य गुण है उसका सबसे पहला टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या है। उसके बाद हम वाष्प दाब में ये जो लोअरिंग हो रही है, वाष्प दाब में कमी हो रही है, किसके कारण होगी, इसे हम ध्यान से पहले समझते हैं। वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या भर लिया, कोई लिक्विड ले लिया। लिक्विड में हमने पानी मान लिया, पानी ले लिया, ठीक है। अब इस लिक्विड को जैसे ही हम गर्म करेंगे और हम ये जब बॉयल होने लगेगा तो इसमें से क्या होंगे, वाष्प के कण बन जाएंगे, वाष्प के कण बनेंगे और वो वाष्प के कण क्या होंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जो वाष्प के कण बाहर निकलेंगे तो द्रव की जो ऊपर वाली सतह है उस सतह पर क्या लगाएंगे, ये एक प्रेशर लगाएंगे बाहर जाने के लिए। तो वाष्प के कणों के द्वारा जो द्रव की सतह पर द्रव से बाहर निकलने के लिए जो दाब लगाया जाएगा वो क्या कहला जाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। समझ गए। जो प्रेशर वेपर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा वाष्प दाब कहलाएगा। गॉट इट। अब वाष्प दाब कम कैसे हो सकता है, इसमें लोअरिंग कैसे हो सकती है। अगर हम पानी में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, अवाष्पशील पदार्थ, जैसे नमक मिला दें हम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो जैसे इसमें हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक विलेन बन जाएगा। अब इस विलेन का जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, विलायक की अपेक्षा, सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें नमक मिलाने पर क्या होगा, इस सरफेस पर पहले जितना भी वेपर प्रेशर लग रहा था वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा लग रहा था। जितना भी वेपर प्रेशर पहले लग रहा था वो किसके मॉलिक्यूल लगा रहे थे, वाटर के मॉलिक्यूल लगा रहे थे। लेकिन अब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यहां पर अवाष्पशील पदार्थ सोडियम क्लोराइड भी के कण भी उपस्थित होंगे, जो कैसे हैं, अवाष्पशील हैं, नॉन वोलाटाइल हैं, और वो उसके तो वेपर बनेंगे नहीं, तो वो यहां पर इस सरफेस पर क्या नहीं लगाएगा, वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा। तो पहले इस सरफेस पर पूरे के पूरे सिर्फ पानी के जो वाष्प के कण थे, वो प्रेशर लगा रहे थे। अब पानी के जो वाष्प के कण है वो कम हो गए, क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया, ये अवाष्पशील पदार्थ भी आ गया, सोडियम क्लोराइड के कण भी आ गए। तो पहले की अपेक्षा इसके वाष्प दाब जो होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो वेपर प्रेशर में कमी किसकी आई, जो पहले शुद्ध पानी था उसका वाष्प दाब पहले ज्यादा था, और जब उसमें हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में होने वाली कमी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम थ्योरेटिकली समझते हैं। पहले हमने वाष्प दाब समझ लिया, आगे समझते हैं। क्या करें हम, शुद्ध विलायक ले लिया हमने। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P0 है। मान लिया हमने शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प दाब P0 है। इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब जैसे हमने PS मान लेते हैं, S फॉर सॉल्यूशन, P फॉर प्रेशर, वेपर प्रेशर। जो विलयन का वाष्प दाब PS है में कमी आ जाती है, ठीक है।
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट है। इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब पीएस में कमी आ जाती है। इस कमी को क्या कहेंगे हम? वाष्प दाब। इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन, लोअरिंग, वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब का अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी। इससे इस कमी को क्या कहा जाएगा? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। समझ गए? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में जो कमी हुई है वो कहेंगे। तो वाष्प दाब में किसी का भी अगर हमें अंतर निकालना है तो उसे हम क्या मान लें? डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा पी इक्वस टू क्या हो जाएगा? जो विलायक, शुद्ध विलायक था पी नॉट, इसमें से किसे माइनस कर दें हम? पीएस को, क्योंकि यही तो कम होगा। विलायक का वाष्प दाब जो था उसमें जब हमने शुद्ध कोई हमने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तब विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो कितना कम हुआ? जो कमी हुई उसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब में होने वाली कमी को डेल्टा पी मान लें तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। ठीक, अब हमें पता है राउल्ट के नियम से हमने क्या पढ़ा है? राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? विलायक, जो शुद्ध अवस्था में विलायक है, विलायक के वाष्प दाब और गुणा विलायक के मोलंस, विलायक के मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब हमने क्या लिया है? पीएस लिया है। और विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? काई सॉल्वेंट। काई मतलब विलायक का जो मोलंस है वो हो जाएगा। तो पी एस इक्वस टू पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था पी ए इक्वस टू पी नॉट ए इंटू काई ए। एक ही बात है। यहाँ पी ए मतलब ए विलयन के लिए था तो ए विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया और ये ए विलायक का क्या हो जाएगा? मोलंस हो जाएगा। तो यहाँ हमने ले लिया है कोई विलयन का वाष्प दाब पी एस, ये पी नॉट है किसके लिए? विलायक के लिए ही है शुद्ध अवस्था में, और ये उसी विलायक का मोलंस हो गया। ठीक है, समझ गए ये? अब हम पीएस का मान, पीएस का जो मान है इसे कहाँ रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। पीएस का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो। एस का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ये हो जाएगा तुम्हारा पी एस इक्वस टू पी नॉट माइनस पी एस की जगह क्या हो जाएगा? पी नॉट इंटू काई सॉल्वेंट। काई सॉल्वेंट इनमें से पी नॉट किसके इक्वस टू? पी एस का मान रखने पर, सॉरी, डेल्टा पी इक्वस टू डेल्टा पी इक्वस टू हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट, इसमें से कॉमन ले लिया, 1 माइनस काई सॉल्वेंट आ गया, 1 माइनस काई सॉल्वेंट आ गया। हमें ये पता है, क्या पता है हमें? कि काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इक्वस टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहां हम रख लेते हैं डेल्टा पी इक्वस टू पी नॉट इंटू 1 माइनस काई सॉल्वेंट इक्वस टू क्या हो जाएगा? अगर इसे हम इधर भेज दें तो 1 माइनस काई सॉल्वेंट हो जाएगा किसके इक्वल? काई सॉल्यूट के, इंटू काई सॉल्यूट। डेल्टा पी इक्वस टू पी नॉट इंटू काई सॉल्यूट, या डेल्टा पी को पी नॉट को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं भाई। डेल्टा पी इक्वस टू हो गया तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वस टू काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट मतलब विलेय का मोलंस।
डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प दाब में जो कमी हुई, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसके अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय के मूल अंश के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का जो अवनमन है, अवनमन और शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब है और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, किसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे, जो वाष्प दाब में होने वाली कमी और विलायक के वाष्प दाब, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन कहा जाएगा। तो ये जो वाष्प दाब का अवनमन है ये किसके बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। तो समझ में आया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय के मूल अंश के बराबर होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वस टू काई सॉल्यूट, ये हमें प्राप्त हुआ। वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलय के मूल अंश के बराबर होता है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू काई सॉल्यूट। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट तुम्हारा क्या होता है, काई सॉल्यूट को अगर हम लिखें तो काई सॉल्यूट इक्वस टू होता है विलय का मूल अंश बराबर विलय के मोलों की संख्या अगर हम n मान लें अपॉन n प्लस कैपिटल N। काई सॉल्यूट इक्वस टू n अपॉन n प्लस n, जहां n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, n विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N को हम मान लेते हैं विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N को हमने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू n अपॉन n प्लस n। ठीक है, हमें ये पता है मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, W अपॉन m से, n W अपॉन m से। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू n की जगह स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये क्या प्रदर्शित करता है, कैपिटल W कैपिटल M, विलायक के मूलों की संख्या अगर हम निकालनी है तो विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक का मूलर द्रव्यमान। तो ये हो जाता है तुम्हारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में और आगे चलते हैं। अगर हमने मान लिया, माना ये आगे है, यहां से हमने मान लिया, माना विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा है बहुत कम है, अर्थात विलयन कैसा है, तनु है। विलयन कैसा है, तनु विलयन है, विलयन तनु है मतलब डाइल्यूट है। विलय पदार्थ की मात्रा
किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत कम है। मतलब जो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोर लेस देन n। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। विलेय के मोलों की संख्या जो है विलायक के मोलों की संख्या से बहुत ही कम है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं n प्लस n इज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस n लगभग बराबर है किसके, n के। जब विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है, विलयन तनु है, तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को हम विलायक के मोलों की संख्या के बराबर रख सकते हैं। तो इसे हम रख सकते हैं, इसमें अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू एन अपॉन एन। ठीक है, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ये हो जाएगा तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नोट कर लेंगे इसको, ये हो गया तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब विलयन तुम्हारा सांद्र है। मिटा दें, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने दोनों के लिए समझ लिया कि एक तनु विलयन के लिए हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालना है और सांद्र विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि किसी को हम ये डिफाइन कर पाएं कि विलयन अब सांद्र हो गया, अब ये विलयन तनु हो गया। बहुत ही बारीकी से हमें ऑब्जर्वेशन करनी होगी कि विलयन कब सांद्र है और कब तनु है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फेरबदल और कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन में कोई भी अंतर ना आए। कब अंतर ना आए, कि हम कोई भी वैल्यू दी गई है उसमें हम यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो विलयन है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, तनु है या सांद्र है। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम आगे थोड़ी इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था सांद्र विलयनों के लिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका व्युत्पन्न कर लेते हैं। इसका व्युत्पन्न करने पर रेसिप्रोकल कर लो इसको, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू एन प्लस एन अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू एन अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन। कोई दिक्कत, एन से एन कट जाएगा, हो गया तुम्हारा पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू वन प्लस एन अपॉन एन। क्लियर, वन को इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन इक्वस टू एन अपॉन एन। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका इनसे, तो इसका इससे और आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस माइनस प्लस पी एस अपॉन, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, पहले इसका इससे किया पी नॉट, फिर इसका इससे किया तो माइनस पी नॉट माइनस प्लस पी एस अपॉन, इनका आपस में कर देंगे, क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू एन अपॉन एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट से पी नॉट कट गया, क्या बचेगा, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वस टू एन अपॉन एन। पुनः व्युत्पन्न करने पर, व्युत्क्रम लिखने पर, या पुनः व्युत्क्रम लिखने पर फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वस टू
इसका भी कर देंगे n/n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन तनु हो या सॉल्यूशन सांद्र हो, हमारी कैलकुलेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू n अपॉन n। P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू n अपॉन n, वेयर P0 क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये विलय के मोलों की संख्या है और ये विलायक के मोलों की संख्या। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, या P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। कल हम अगली वीडियो में दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जब सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो जाएंगी तो एक बार हम इन सब के न्यूमेरिकल लगा देंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।